नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी जासूसी कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं जो रहस्यों, रोमांच और एक बेहद एडवांस सोसाइटी से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हम मिलकर कुछ बेहतरीन सुरागों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि हजारों साल पहले लोग आखिर रहते कैसे थे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस शानदार सभ्यता की खोज की कहानी ना सच में किसी फिल्मी सीन जैसी है। बात आज से लगभग 170 साल पुरानी है। पंजाब में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। वहां इंजीनियरों को अचानक पक्की ईंटों का एक बहुत बड़ा खंडर मिला। अब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बस उन बेहतरीन ईंटों को उखाड़ा और अपनी रेलवे लाइन में लगा दिया। मतलब उन्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वे अनजाने में ही सही 5000 साल पुरानी एक अनमोल सभ्यता, एक खोए हुए महानगर की ईंटें निकाल रहे हैं। तो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के 5 अहम सुराग होंगे। पहला, उनका अद्भुत नगर नियोजन। दूसरा, जीवन निर्वाह और कृषि। तीसरा, शिल्प और व्यापार। चौथा, समाज और सत्ता। और अंत में उनका रहस्यमयी पतन। चलिए देखते हैं कि ये सब दुनिया के सामने आधिकारिक रूप से कैसे आया। सालों तक उन ईंटों को नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई हुई और वहां कुछ बहुत ही अनोखी मोहरें मिलीं। ठीक एक साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदाड़ो में भी बिल्कुल वैसी ही मोहरें मिलीं। बस यहीं से साफ हो गया कि ये कोई आम खंडर नहीं है। और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने इस बिल्कुल नई और प्राचीन सभ्यता की खोज का ऐलान कर दिया। तो हमारी जांच का पहला सुराग है अद्भुत नगर नियोजन, यानी उनके शहरों की कमाल की बनावट। हड़प्पा के शहर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटे थे। एक तरफ था दुर्ग या सिटाडेल, जो कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बना था। ये इलाका थोड़ा छोटा था और ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल कुछ खास सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए होता था। और दूसरी तरफ था निचला शहर, जो जमीन पर नीचे बसा था लेकिन एरिया में बहुत विशाल था। यहीं आम लोगों के घर होते थे। ये जबरदस्त जोनिंग दिखाती है कि उनकी प्लानिंग कितनी एडवांस थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 700। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अकेले मोहनजोदाड़ो शहर में लगभग 700 निजी पानी के कुएं मिले हैं। कई घरों में तो कुएं के लिए बकायदा एक अलग कमरा होता था, ताकि बाहर से गुजरने वाला कोई भी राहगीर अपनी प्यास बुझा सके। सच में उनका जल प्रबंधन आज के समय के लिए भी एक मिसाल है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनके शहर पूरी तरह से ग्रिड सिस्टम पर बसे थे। सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। और उनका ड्रेनेज सिस्टम, वो तो और भी लाजवाब था। हर सड़क के किनारे ढकी हुई नालियां थीं जो सीधे घरों से जुड़ी होती थीं। प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया था। ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर सड़क की तरफ कोई खिड़की ही नहीं होती थी, कोई ताक झांक नहीं कर सकता था। अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, जीवन निर्वाह और कृषि। आखिर इतने बड़े शहरों की आबादी को खाना कैसे मिलता था? खुदाई में जो बीज मिले हैं उनसे पता चलता है कि ये लोग गेहूं और जौ का भारी मात्रा में उत्पादन करते थे। इसके साथ ही दालें, सफ़ेद चना और बाजरा भी उगाया जाता था। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, चावल के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं। इससे साफ होता है कि उनकी खेती कुछ बहुत ही चुनिंदा और मजबूत फसलों पर टिकी हुई थी। इनकी खेती करने की तकनीक भी अपने समय से बहुत आगे थी। खेत जोतने के लिए ये लोग बैलों का इस्तेमाल करते थे और सिंचाई के लिए गजब की इंजीनियरिंग थी भाई। अफगानिस्तान की शौर्तुगाई में तो नहरों के निशान मिले हैं और गुजरात के धौलावीरा में पानी को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे। चलिए अब तीसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं, शिल्प और व्यापार। उनका वो विशाल व्यापारिक नेटवर्क। इतिहास में चन्हूड़ो नाम की जगह बहुत खास है। ये भले ही एक बहुत छोटी सी बस्ती थी, लेकिन ये पूरी तरह से हैंडीक्राफ्ट यानी शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित थी। आप इसे उस जमाने का इंडस्ट्रियल हब मान सकते हैं। यहाँ खूबसूरत कार्नेलियन पत्थरों और दूसरे खनिजों को तराश कर बेहद कीमती मनके बनाए जाते थे, जिनकी उस समय बहुत भारी डिमांड थी। अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कच्चा माल तो चाहिए ही ना। कुछ चीज़ें तो उन्हें आसपास से ही मिल जाती थीं, जैसे मिट्टी, मुलायम सलखड़ी पत्थर और समुद्र किनारे मिलने वाले शंख। लेकिन जो चीज़ें उनके पास नहीं थीं, वे उन्हें हजारों किलोमीटर दूर से मंगवाते थे। जैसे नीले रंग का लाजवर्त पत्थर वे अफगानिस्तान से लाते थे और तांबा सीधे ओमान से। इससे पता चलता है कि उनका व्यापार सिर्फ लोकल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला था।
इतने लंबे सफर में सामान सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए भी उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट एंटी टैम्परिंग तरीका इजाद किया था। वे सामान को थैले में पैक करके रस्सी से बांध देते थे, फिर उस गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी लगाते और उस पर अपनी एक अनोखी मोहर छाप देते थे। अगर सामान पहुंचने पर मोहर बिल्कुल सही सलामत है, तो इसका मतलब है कि रास्ते में किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है ना? कमाल का आइडिया। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे सुराख पर, समाज और सत्ता। इतनी शानदार प्लानिंग, इतना बड़ा व्यापार, आखिर ये सब कंट्रोल कौन कर रहा था? इसे समझने के लिए जब इतिहासकारों ने वहां की कब्रों को देखा, तो पाया कि लोगों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण और तांबे के दर्पण जैसी रोजमर्रा की चीजें दफनाई गई थीं। शायद वे पुनर्जन्म में मानते थे। लेकिन मिस्र के पिरामिडों की तरह यहां राजाओं के साथ कोई अपार संपत्ति या खजाना नहीं मिला। ये चीज उनके समाज में एक तरह की सादगी और समानता को दिखाती है। तो फिर असली बॉस कौन था? एक शासक, कई शासक या कोई शासक ही नहीं? ये सवाल आज भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। कुछ मानते हैं कि वहां सब बराबर थे, तो कुछ कहते हैं कि अलग अलग शहरों के अपने शासक थे। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि पूरा का पूरा हड़प्पा एक ही राज्य था, और इसके पीछे तर्क ये है कि अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक ईंटों का साइज और तोलने वाले बाटों का वजन बिल्कुल एक जैसा था। बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के इतने बड़े इलाके में ऐसी एक रूपता होना थोड़ा मुश्किल लगता है। और अब हम आ गए हैं अपने पांचवें और सबसे दिलचस्प सुराग पर, रहस्यमयी पतन। इतनी वेल ऑर्गेनाइज सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? इसे समझने से पहले एक और बात जान लीजिए। शुरुआती इतिहासकार तो हड़प्पा का समय ही नहीं समझ पाए थे। इसे कनिंघम का भ्रम कहते हैं। जब अलेक्जेंडर कनिंघम को पहली बार हड़प्पा की मुहर मिली, तो वे मान बैठे कि यह बहुत बाद के गंगा घाटी वाले युग की है। इसी कंफ्यूजन की वजह से इस सभ्यता की असली उम्र लंबे समय तक दुनिया से छिपी रही। बाद में इस बड़ी गलती को स्तर विन्यास यानी स्ट्रैटिग्राफी नाम की मॉडर्न तकनीक से सुधारा गया। ये बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल तरीका है। जमीन खोदते समय जो चीजें ऊपर मिलती हैं वो नई होती हैं, और आप जितना गहराई में जाएंगे चीजें उतनी ही पुरानी मिलेंगी। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके इतिहासकारों ने हड़प्पा की उम्र का बिल्कुल सटीक पता लगाया। इसी के आधार पर हमें हड़प्पा की पूरी टाइमलाइन मिली। 6000 से 2600 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता धीरे धीरे पनपी। फिर 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये अपने एकदम पीक पर थी, जिसके बारे में हमने अभी तक बात की। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद से इसका पतन शुरू हो गया, जो लगभग 1300 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन आखिर ये पतन हुआ क्यों? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि सिंधु नदी में कोई बहुत भयंकर बाढ़ आई होगी। कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, खतरनाक भूकंप या नदियों के रास्ता बदलने से ये शहर उजड़ गए। बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और बाहरी आक्रमणों को भी एक कारण माना जाता है। सच तो यह है कि शायद किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई सारी पर्यावरणीय आपदाओं ने एक साथ मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। आज भी हड़प्पा का एक सबसे बड़ा रहस्य बिल्कुल अनसुलझा है, और वो है उनकी लिपि। दाएं से बाएं लिखे जाने वाली इस लिपि में करीब 400 अनोखे चिन्ह हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम इसे पढ़ लें तो हमें इनके बारे में कितनी ही नई बातें पता चलेंगी। क्या हम कभी इस रहस्यमय लिपि को पढ़ पाएंगे, या उनकी असल आवाजें इन मोहरों में हमेशा के लिए दफन ही रहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड करता है। हमारे इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।